तो वहाँ पे का कब्र सारा का सारा कब्र ख़त्म कर दिया था। इवन उस कब्र में मेरी अम्मी के कब्र में गड्ढा कर रखा था। मैं वहाँ जाता था 10 मिनट के लिए फ़ातिहा पढ़ता था, उनकी कब्र पे फूल के पेटल्स डालता था, तो मुझे सुकून मिलता था कि एक ऐसा कनेक्शन लगता था कि मैं बात कर रहा हूँ अपनी अम्मी से। मगर उन्होंने उस जगह को भी नहीं छोड़ा और उस जगह को भी पूरे ड्रिल मशीन से तोड़ के ख़त्म कर दिया। ऊपर से वहाँ पे जो उनको खाने के लिए कुछ प्लेटें मिली थी, तो वो प्लेट भी उन्होंने कब्र के अंदर फेंक रखी थी। ऐसे थोड़ी आप किसी भी जगह आकर किसी भी चीज़ को डिमोलिश कर दोगे। अखुंज़ मस्जिद के साथ एक कब्रिस्तान भी था, जहाँ पे कई लोगों के परिवारजन दफ़न थे। उनमें से ऐसी एक फ़ैमिली के मेंबर हमारे साथ में हैं। अ, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर तबरेज़ ख़ान है। अच्छा, सर आपके आपके फ़ैमिली से कौन वहाँ पे दफ़न था उस कब्रिस्तान में? मेरी अम्मी की कब्रिस्तान थी वहाँ पे। हम 2020 में यहाँ मतलब दिल्ली में शिफ्ट हुए थे, तो मेरी अम्मी की इलाज पटना से ही चल रही थी। जब थोड़ी उनकी इलाज में सूटेबल हुआ, जब उनकी रिकवरी हुई, तो हमने देखा कि यहाँ आईएलबीएस में लीवर का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, जो कि हमने बहुत सारे लोगों से सुनी और पता करा। तो फिर यहाँ आकर हम जब उनको एडमिट कराया उनको, तो 15 दिन तक वो वेंटिलेटर पे रहीं, उसके बाद उनकी डेथ हो गई 15 दिन बाद। तो हमने ये सोचा कि अभी उनके इलाज के दौरान इतनी तकलीफ़ हुई है उनको, तो अभी हम उनको ट्रैवल नहीं कराएँगे। और यहीं पास में मेरे जीजू हैं, रोहतक में रहते हैं उनकी फ़ैमिली, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया ये मेहरौली की जगह कि आप यहाँ दफ़न करा सकते हैं, यहाँ सब कुछ सही है। और तब हमने डिसीज़न लिया। फिर हम जब यहाँ दफ़न करने के लिए आए, अगर आप एक बात बताइए, अगर कोई अनऑथराइज़्ड जगह होती है, तो वहाँ पे कोविड के टाइम तो इतनी महामारी थी कि कोई हॉस्पिटल वाले एडमिट भी नहीं करते थे पेशेंट को। तो जब उनकी डेथ हुई, तो उनको आराम से वहाँ मतलब दफ़न करने के लिए अलाउ किया। हमारे इमाम साहब जो ज़ाकिर हुसैन साहब हैं, उनसे हम जब मिले, तो उन्होंने हमें रजिस्टर्ड में बाकायदा वो चीज़ मेंशन कराई कि डेट, नाम और कहाँ से आप आए हैं, सारी चीज़ें मेंशन की, तब हमने दफ़न कराया, सारा रूल्स और रेगुलेशन प्रोसेस फ़ॉलो करके। उसके बाद जब ये मंज़र हुआ 30 जनवरी को, तो हम जब वहाँ पहुँचे, तो मैं और मुज़म्मिल भाई वहाँ मतलब कि पहले तो 5 बजे सुबह आपको से। कब पता चला कि जहाँ आपकी मम्मी दफ़न है, जी, उस जी। कब्रिस्तान पे कोई कार्रवाई हुई है? मेरे जानने वाले यहाँ भी महरौली में कुछ लोगों से ताल्लुकात हो गई है, तो उसमें से एक भाई हैं, मुज़म्मिल भाई के छोटे भाई, उन्होंने मुझे कॉल किया और उस टाइम मैं रोहतक में था अपनी बहन के घर पे। तो जैसे ही मैंने सुना, तो मैं वहाँ से डायरेक्ट निकला और मैं जब यहाँ पहुँचा, तो मुझे पता चला कि अंदर जाने नहीं दे रहे हैं और इमाम साहब लोगों की सबके फ़ोन जो है, उन्होंने छीन लिए हैं और अपने पास रख लिया और उन्हें डिटेन कर दिया एक जगह पे। क्योंकि मैं कंटिन्यूअस कॉल कर रहा था इमाम साहब को, मुज़म्मिल भाई को, और भी 1-2 अली भाई हैं, उनको कॉल कर रहा था। किसी का कॉल कोई पिक ही नहीं कर रहा है। जब मैं वहाँ एक्चुअल जगह पे पहुँचा, तब मुज़म्मिल भाई मिले और उन्होंने बताया कि कम से कम 4-5 बुलडोज़र और मतलब 5-10 ही बुलडोज़र होंगे और 3-4 बटालियन जो सीआरपीएफ वाले रहते हैं, उनकी बस थी। तो वो किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर जाना, जो भी बच्चे थे अंदर मदरसा के और इमाम साहब थे। तो जब हमें लास्ट में 5:30 पौने 6 बजे के करीब शाम में जब हमें जाने का मौका मिला, तब हम अंदर गए बच्चों को बाहर लाने के लिए। मदरसे के बच्चे बहुत डर गए थे वहाँ, सब एक जगह पे थे, तो उनको जब हम बाहर लेकर आए, तो आप यकीन भी नहीं मानोगे कि वो बच्चे बिल्कुल लिटरली रो रहे थे। उनके पैर में ना चप्पल थी, ना जुराबें थी, कुछ नहीं थी। और वो इतनी ख़राब मतलब रोड, वो इतना बना हुआ नहीं है, कच्चा रोड है। उस पे वो बेचारे बच्चे नंगे पैर आ रहे थे। तो उन्हें हमने लाके यहाँ पहुँचाया इस कला महल मदरसे में और उन्हें यहाँ लाके रखा। जब हम वहाँ गए, तो हमने ये देखा कि मेरी अम्मी की जो कब्र थी, वो एंट्री के साथ ही राइट साइड में है। तो वहाँ पे का कब्र सारा का सारा कब्र ख़त्म कर दिया था। इवन उस कब्र में, मेरी अम्मी के कब्र में गड्ढा कर रखा था बिल्कुल, ऐसा कि अंदर से अंदर की पूरी जो रॉक्स रहते हैं वो दिख रहे थे और ऊपर से वहाँ पे जो उनको खाने के लिए कुछ प्लेटें मिली थी, तो वो प्लेट भी उन्होंने कब्र के अंदर फेंक रखी थी। अभी 1 महीने पहले एक इंसान की अम्मी की डेथ हुई थी, तो उन्होंने भी वहीं जाके दफ़नाया था। तो आप यकीन नहीं करोगे कि उनके बोन्स जो होते हैं, वो भी वहाँ पे दिख रहे थे। तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक मंज़र था और जब हम वहाँ जब गए, तो इवन 300 से 400 कुरान शरीफ जो है मलबे के नीचे ही धँस गई, क्योंकि उन्होंने उसका भी टाइम नहीं दिया। एक होता है ना इंसानियत के तौर पे कि आप अपनी चीज़ें जो हैं, ज़रूरत की चीज़, वो वर्शिप करने की जगह है, हमारी बहुत बड़ी मस्जिद है वो, उस जगह पे आप जूते लेके अपने मस्जिद के अंदर घुस गए, सबसे बड़ी बात। और वहाँ के कुरान शरीफ जितने जो पढ़ने वाले होते हैं और जो बाहर से लोग आते हैं वो भी पढ़ते हैं, तो वो कुरान शरीफ तक निकालने का टाइम नहीं दिया और उन्होंने सब कुछ उसी बुलडोज़र से तोड़ के उसी मलबे के नीचे सारी कुरान शरीफ रह गई। जो इमाम साहब, कारी साहब हैं उस मस्जिद के, उन्होंने बहुत कोशिश की, तो थोड़ी बहुत कुरान शरीफ जो वो बचा पाए, जो कि वो लाकर
रखे एक जगह पे, वो भी कुरान शरीफ सब फट गई थी। और उसी दिन की नोटिस हाई कोर्ट से भी आई थी दैट द डेमोलिशन ऑफ द मस्जिद एंड मदरसा हैज़ बीन डन अंडर द वायोलेशन ऑफ द ऑर्डर। ये क्लियरली मेंशन था हाई कोर्ट के ऑर्डर में। तो ये मतलब क्या हुआ मुझे तो समझ नहीं आया कि जब हाई कोर्ट के रूल्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तब तो हमें बस आप अपने डंडे और गन दिखाकर ही डरा के रखोगे कि आप बाहर रहो और हम अपना काम करेंगे। क्योंकि आपको एक प्रॉपर नोटिस दिखानी चाहिए ना, जब हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। आपने बोला अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, बट आप भी तो रूल्स फॉलो करके अंदर आओगे ना। ऐसे थोड़ी आप किसी भी जगह आकर किसी भी चीज़ को डेमोलिश कर दोगे। जबकि हमारे पास नोटिस आई थी तो हम ये देख के भी शॉक्ड हो गए कि दैट ये ऑर्डर हाई कोर्ट से आया था। तो जब ये जानकारी आप लोगों को मिली कि आपकी मम्मी की जो कब्र है वो अब वैसी नहीं है जैसी आप लोग छोड़ के गए थे उनको वहाँ पे जो उनका रेस्टिंग प्लेस है, तो फैमिली में बड़ा ट्रॉमा हुआ होगा? बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ था। मतलब मेरी फैमिली में कुछ लोग मुंबई में हैं, कुछ लोग पटना में हैं, और सबके कॉल्स आ रहे थे और सब लिटरली बस रो रहे थे कॉल पे, और बस यही बोल रहे थे कि एक ऐसी ही जगह थी जहाँ जाके सुकून मिलता था। लिटरली मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे मतलब आज भी मैं उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया हूँ कि मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई। हमने बहुत कोशिश की थी उनको बचाने की, बट ऊपर वाले का हाथ में था कि उनको बुलाना है अपने पास। मैं पूरे दिन भी किसी टेंशन में रहता था ना, मैं वहाँ जाता था 10 मिनट के लिए, फ़ातिहा पढ़ता था, उनकी कब्र पे फूल के पेटल्स डालता था, तो मुझे सुकून मिलता था कि एक ऐसा कनेक्शन लगता था कि मैं बात कर रहा हूँ अपनी अम्मी से। मगर उन्होंने उस जगह को भी नहीं छोड़ा और उस जगह को भी पूरे ड्रिल मशीन से तोड़ के ख़त्म कर दिया। इवन जब ये सारी चीज़ें हो गई तो मैंने दोबारा दूसरे दिन उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कम से कम 5 मिनट के लिए जाने दीजिए वहाँ पे, कि मिट्टी में थोड़ी लेकर आऊँगा और अब बोतल में या किसी चीज़ में रखूँगा एक याद के तौर पे, क्योंकि क्या पता अल्लाह जाने कि उस जगह का आप आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। तो मैं इस डर में भी था, तो उन्होंने वो चीज़ भी अलाउ नहीं किया। उन्होंने बोला एक परिंदे को भी हम अंदर नहीं जाने देंगे। अभी जो ये हमारी बातचीत हो रही है ये अथॉरिटीज़ भी देखेंगी और सरकार तक भी ये बात पहुँचेगी, जो आम लोग जो हैं इस पूरे देश के वो लोग भी देखेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? उनसे मैं बस यही अपील करना चाहता हूँ कि ये जो भी हो रहा है हमारे साथ, ये बहुत गलत हो रहा है। एंड वी नो दैट जस्टिस विल बी सर्व, क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंस और रिपोर्ट सब कुछ है। ये कोई अनऑथराइज्ड जगह नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफ आर्कियोलॉजिकल महरौली में भी ये मेंशन है, उस मस्जिद का जिक्र भी है, अखूंजी मस्जिद का जिक्र भी है। तो ये कहीं से भी अनऑथराइज नहीं हो सकती है। इस चीज़ पे हमें बिलीव है और बस ऊपर वाले से दुआ है, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, हम सब्र कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन मेरी मम्मी इस दुनिया से गई थी उस दिन भी सब्र किया था मैंने, और आज भी एक वैसा दिन है जिसमें सब्र ही कर रहा हूँ। बस सब्र कर रहा हूँ और कोर्ट से मांग कर रहा हूँ कि हमें अपील करें और हमें जस्टिस सर्व हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर, और हम माफ़ी चाहते हैं कि इस बातचीत के दौरान हमने आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज़ को छुआ जिससे आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुंचती है। जो डेमोलिशन ड्राइव महरौली में चला है अखुंज़ मस्जिद के उस पूरे कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे कब्रिस्तान भी था, उस लैंड की जो ओनरशिप है वो डिस्प्यूटेड है, ये हम देख रहे हैं क्योंकि दो पक्ष हैं। एक तरफ डीडीए है जो ये कहता है कि वो रिच की ज़मीन थी, वो फॉरेस्ट की ज़मीन थी, और दूसरी तरफ जो मस्जिद प्रबंधन के लोग हैं इनका ये दावा है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी थी और वो एक वैलिड लीगल सैंक्टिटी के साथ में वहाँ पे कब्रिस्तान था। तो इस बहस के बीच में इसका जो भी नतीजा होगा वो जब भी सामने आएगा वो दर्शकों के सामने रहेगा और उसके ऊपर लोग अपनी राय रखेंगे। लेकिन अभी हम ये बात समझ रहे हैं कि कार्रवाई जिस तरह से हुई है उससे काफ़ी लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुंची है, उनकी फीलिंग्स को काफ़ी ठेस पहुंची है। तो ये भी एक पक्ष है, ये भी एक पक्ष है इस पूरी स्टोरी में जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को। महरौली से जतिन के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।